हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बंगाल के इतिहास के बारे में देखेंगे। एक फेवरेट टॉपिक होता है ये सभी एग्जाम्स का, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो, वीडियो का एग्जाम हो, सब में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सभी नवाबों के बारे में देखेंगे, कौन से खास काम हो, संधियां वगैरह सभी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ यारो या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, जिसमें एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, क्विजेस हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक अगर पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खान था। पहला नवाब अगर पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खान था, और इसको जो है 1717 में फर्रुखसियर ने पहले बंगाल का सूबेदार बनाया था। फिर धीरे धीरे इसने बंगाल में बहुत से काम किए और अपना राज्य एक स्थापित कर लिया, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। इसके जो काम है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसने बंगाल में जो शासक का पद था उसको वंशानुगत बना दिया, मतलब इसके जो ये जिसे चाहेगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजस्व सुधार किए, छोटे जो बिचौलिए जमींदार थे उनका अंत किया, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हीं को केवल सपोर्ट किया। इसके अलावा किसानों के लिए एक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसका नाम होता था तकावी ऋण। पूछा जा सकता है तकावी ऋण का संबंध किससे है? तो मुर्शीद कुली खान से। आगे बात करते हैं। अब मुर्शीद कुली खान के टाइम पे 3 विद्रोह हुए थे, फेमस विद्रोह। पहला विद्रोह था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का। दूसरा था सुजात खां का। तीसरा था नजात खां का। ये सुजात खां नजात खां कई बार पूछे जा चुके हैं, आईएएस तक के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखिएगा किसके टाइम पे ये विद्रोह हुए थे। अब मुर्शीद कुली खान के बाद जो अगला नवाब हमें पढ़ना है, इसका क्रम भी याद रखना है। पहला था मुर्शीद कुली खान, अगला है यहाँ पर सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो कि 1727 से 1739 तक था। यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दूसरा नवाब सुजाउद्दीन था, ये याद रखना है। और ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था। ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था सुजाउद्दीन। और इसके टाइम पे कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने इससे दगा किया। इनमें ये नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें प्रमुख था राय रायन, जगत सेठ, हाजी मोहम्मद और अली वर्दी खान। ये अली वर्दी खान जो था सबसे बड़ा विरोधी था सुजाउद्दीन का, और बाद में नवाब भी बनता है। लेकिन सुजाउद्दीन के बाद कौन नवाब बनता है? तो इसी का बेटा, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान। 1 साल के लिए 1739 से 1740 तक सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान जो है नवाब बनता है। और इसके बाद इसी के टाइम पे, सरफराज खान के टाइम पे, जो ये अली वर्दी खान था जो कि सुजाउद्दीन का भी दुश्मन था, वो इसके बेटे का सरफराज खान का भी दुश्मन बनता है, और अली वर्दी खान का विद्रोह हो जाता है सरफराज खान के टाइम पे। तो सरफराज खान के टाइम पे जो अली वर्दी का विद्रोह होता है उसमें एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। 1740 में हुआ था, और इसमें अली वर्दी खान ने, जो विद्रोही था, उसने सरफराज खान जो नवाब था उसको मार डाला। तो इस तरह से अली वर्दी खान राजा बन जाता है। तो अली वर्दी खान कहाँ से प्रभावी हुआ था? सुजाउद्दीन से प्रभावी हुआ था। ये उसी टाइम पे ये दुष्ट बना था, मतलब दुष्टता इसकी आ गई थी उसी टाइम पे। लेकिन बाद में इसके बेटे को मार देता है जब ये नवाब बनता है, और बाद में खुद ये नवाब बन जाता है। तो सरफराज खान के तुरंत बाद अली वर्दी खान जो है नवाब बन जाता है बंगाल का 1740 से 1756 तक के लिए। सरफराज खान केवल 1 साल के लिए बना था, अली वर्दी खान काफ़ी टाइम के लिए बना है। और उसने ये जो पद प्राप्त किया था, नवाब का पद अली वर्दी खान ने, वो मुगल बादशाह से उसको थोड़ा सहयोग मिला था। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था उस टाइम पे, उसको अली वर्दी खान ने 2 करोड़ का घूस देके ये जो पद था नवाब का पद, उसे प्राप्त किया था। क्योंकि उस टाइम तक जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, वो कर देते थे, राजस्व देते थे मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह जो एक मेन होता था, उसको राजस्व भेजा जाता था बंगाल की तरफ से। तो 2 करोड़ का घूस देकर अली वर्दी खान ने बंगाल का पद, नवाब का पद प्राप्त किया था। आगे बात करेंगे। अब अली वर्दी खान ने ये पद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मुगल बादशाह को कभी इसने राजस्व नहीं भेजा था। तो पूछा जा सकता है कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने कभी मुगल बादशाह को अपना राजस्व नहीं भेजा? तो यही था अली वर्दी खान। इसके अलावा मराठों से भी इसकी मुठभेड़ हुई थी, मराठों से भी इसकी लड़ाई हुई थी अली वर्दी खान की। और उस टाइम पे इसने एक संधि की थी मराठों से, जो कि रघुजी भोसले से की थी इन्होंने, अली वर्दी खान ने की थी 1751 में। और इस संधि में जो ये नवाब था, बंगाल का नवाब अली वर्दी खान, इसने 12 लाख वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया था। चौथ कौन लेता था? तो मराठे लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो बंगाल का नवाब जो अली वर्दी खान था, वो मराठों को चौथ देता था 12 लाख वार्षिक। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे बात करेंगे। अली वर्दी खान का एक कथन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजों को समझ चुका था कि अंग्रेज काफ़ी स्वार्थी हैं, काफ़ी दुष्ट हैं। तो ये कहता था, इसका एक कथन था, मधुमक्खियों से तुलना की थी इसने अंग्रेजों की, और कहा था यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद दें, ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और यदि इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ये किसका कथन है? तो अली वर्दी खान का कथन है, काफ़ी फेमस है। अली वर्दी खान की 3 बेटियां थीं, और इसका कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो पहली बेटी का इसका विवाह हुआ था ढाका, दूसरी बेटी का पूर्णिया में विवाह हुआ था, और तीसरी का पटना में। यही तीनों आगे प्रभावी रहेंगी। पहली का ढाका में, दूसरी का पूर्णिया में, तीसरी का पटना में विवाह हुआ था। तो ये जो अली वर्दी खान था, इसने अपनी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था
अपनी सबसे छोटी बेटी का बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको नवाब बनाया था। अपने टाइम पे ही घोषित कर दिया था कि वही नवाब बनेगा। और ये जब तक जिंदा था अलीवर्दी खां, उसी टाइम पीरियड में तीनों दामादों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे को सिराजुद्दौला को शासक बना दिया। अभी 1756 से 1757 एक साल तक रहा। वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था इसका। सिराजुद्दौला का काफ़ी प्रभावी रहा। अलीवर्दी की सबसे छोटी बेटी का बेटा था ये। इसके अलावा सिराजुद्दौला के 3 दुश्मन थे। ये दुश्मन कौन कौन से थे? पहले तो 2 जो उनकी मौसियाँ थी, क्योंकि सबसे छोटी बेटी का अलीवर्दी के सबसे छोटी बेटी का बेटा था, तो बाकी 2 लोग गुस्सा हो गए। पूर्णिया का नवाब इससे गुस्सा हो गया जिसका नाम था शौकत जंग। इसके अलावा मौसी इसकी घसीटी बेगम जो कि ढाका से संबंधित थी, और उनका सेनापति था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र भी इसका दुश्मन बन गया, जो कि घसीटी बेगम की तरफ से था, इनकी मौसी की तरफ से। इसके अलावा अंग्रेज तो एक दुश्मन बने हुए थे नवाबों के हमेशा से। तो इस तरह से सिराजुद्दौला के 3 दुश्मन थे, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम जो कि मीर जाफ़र उसमें था, और अंग्रेज थे। आगे बात करते हैं। जिस टाइम पे ये सिराजुद्दौला नवाब बना था, उसी टाइम पे अंग्रेज जो हैं, जो बंगाल में इनका फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, उसकी किलेबंदी कर रहे थे। तो इस नवाब ने, सिराजुद्दौला ने, उनको रोकने का प्रयास किया था 1756 में, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो इसलिए 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने इस पर आक्रमण कर दिया, कलकत्ता पे आक्रमण किया। कलकत्ता उस टाइम पे ज़्यादातर अंग्रेजों की टेरिटरी हुआ करता था, और 5 दिन में ही फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था नवाब ने, जो बंगाल का पूरे नवाब था। बंगाल अगर बात की जा रही है यहाँ पे बंगाल की, तो उसमें पूरा बंगाल आ जाता है, जो अभी पश्चिम बंगाल है। पूरा जो बंगाल वाला जो देश बन गया एक बंगाल, वो भी आ जाता है इसी में। इसके अलावा उड़ीसा वाला क्षेत्र भी आ जाता है। काफ़ी बड़ा था ये बंगाल वाला एरिया। तो नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और 5 दिन में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। उस टाइम पे कलकत्ता का जो गवर्नर था अंग्रेजों की तरफ से, वो था रोजर ड्रेक। तो रोजर ड्रेक इसमें हार गया था। इसके अलावा अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने भगा दिया था। कौन से द्वीप पर भगाया था? तो फुल्टा द्वीप पर भगा दिया था। इसके अलावा आगे बात करते हैं। इसमें एक घटना हुई थी जिसका नाम है ब्लैक होल घटना। ब्लैक होल का वर्णन किसने किया है? तो हॉलवेल ने किया है। इसने कहा था कि मेरे सभी सहयोगियों को एक जगह पे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। 146 अंग्रेज थे उसमें, सबको बंद कर दिया गया। ये घटना कब की है ब्लैक होल घटना? तो 20 जून 1756 की घटना है, जिसमें सभी मर गए थे। 23 लोग जिंदा बचे थे, बहुत लोग मर गए। तो हॉलवेल ने इसका वर्णन किया है। इसमें जो भारतीय लेखक हैं वो इसको सच्चाई नहीं मानते हैं, लेकिन अंग्रेज इसको सच्चाई मानते हैं कि हॉलवेल ने ऐसा किया था। आगे बात करते हैं। सिराजुद्दौला ने उसके बाद कलकत्ता का नाम भी चेंज कर दिया था और रख दिया था अलीनगर। अलीनगर इसने नाम रख लिया। कलकत्ता को जीता, फोर्ट विलियम पे भी कब्जा किया, लेकिन जल्दी ही जब क्लाइव बन गया था, वहाँ का जो एक मेन होता है वहाँ से आता था गवर्नर बन के जब क्लाइव आया था, तो उसने वापस से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो जो नवाब था उसको विवश होकर एक संधि करनी पड़ी थी अंग्रेजों से, क्लाइव से एक संधि करनी पड़ी थी, जिस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। ये काफ़ी फेमस संधि है। पूछा जाता है अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। फरवरी 1757 में 1757 में संधि हुई थी। और इसमें ये जो संधि थी, ये नवाब के लिए, सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा समझौता करना पड़ा नवाब को। अंग्रेजों को क्या क्या मिला? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बिना चुंगी की व्यापार की अनुमति मिल गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसके अलावा सिक्का ढालने की अंग्रेजों को अनुमति मिल गई। कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। तो ये सब था अलीनगर की संधि, जो कि नवाब को मंजूर नहीं थी, फिर भी उन्हें करना पड़ा। आगे बात करते हैं। उसके बाद प्लासी का एक युद्ध होता है। सिराजुद्दौला वैसे भी बहुत परेशान कर रखा था उन लोगों ने। मीर जाफ़र भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा था अंग्रेजों का, उत्साह रहा था युद्ध करने के लिए। तो एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, उसकी हार हो जाती है। इसकी हार के कारण क्या थे? क्योंकि धोखे से इसे हराया जाता है। सिराजुद्दौला वैसे बहुत मजबूत था, लेकिन इसके सेनापति, जो मेन सेनापति होते हैं, उनका नाम था राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, और एक था जिसका नाम था यार लतीफ़। ये सब जाके जो है मीर जाफ़र से मिल जाते हैं। मीर जाफ़र जो इसकी ढाका वाली मौसी थी, उसका सेनापति था मीर जाफ़र, उनसे जाके मिल जाते हैं सिराजुद्दौला के सभी सेनापति। तो इस तरह से जो है, जब सेनापति ही मिल जाएगा दुश्मन से, तब हार हो जाती है। और इसी युद्ध में एक प्रमुख, इनका सिराजुद्दौला की तरफ से एक प्रमुख योद्धा था जिसका नाम था मीर मदान। मीर मदान की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है सिराजुद्दौला को। अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे आधुनिक तोपों का यूज़ किया गया, जो कि सिराजुद्दौला के पास नहीं थी। फ्रांसीसियों ने कुछ सहयोग किया था सिराजुद्दौला का, फिर भी सिराजुद्दौला नवाब जो था वहाँ का अंग्रेजों से पराजित हो गया प्लासी के युद्ध में।
लेकिन इस युद्ध को, प्लासी के युद्ध को निर्णायक युद्ध नहीं कहा जाता है। क्यों निर्णायक युद्ध नहीं कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेज जो है धोखा देकर नवाब से जीते थे और इसमें ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। वैसे तो ये नहीं कहा जाता कि निर्णायक युद्ध था, लेकिन इसी से जो जड़ें थी नवाब की वो कमज़ोर हो जाती हैं और अंग्रेज जो है राज निर्माता बन जाते हैं। क्योंकि सिराजुद्दौला को जब हरा देते हैं तब नवाब किसको बनाया इन्होंने, अंग्रेजों ने? तो मीर जाफ़र को इन लोगों ने नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। आगे बात करते हैं, मीर जाफ़र जो था 1757 से 60 तक ये नवाब बना रहा। इसने क्या क्या काम किए, क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है? तो कंपनी को इसने नवाबी पद मिलते ही कंपनी को इसने 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ की जमींदारी सौंप दी। इसके अलावा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत भेंट दी, अलग से क्लाइव को भी भेंट दी। कालांतर में इनके संबंध बिगड़े, मतलब मीर जाफ़र से बाद में संबंध अंग्रेजों के खराब हो गए। और ये संबंध खराब क्यों हुए थे? क्योंकि अंग्रेज जो है ज़्यादा मनमानी करने लगे थे, मीर जाफ़र की बिल्कुल नहीं सुनते थे, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था उन्हें नवाब। और मीर जाफ़र को उस टाइम पे क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। तो क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था पूछा जा सकता है, मीर जाफ़र को कहा जाता था। मीर जाफ़र में कुछ ही टाइम बाद, मतलब उसको ऐसे लगने लगा कि मुझे एकदम कठपुतली बना दिया गया, तो उसने अपना पद त्याग कर दिया और मीर कासिम को अपना पद जो है सौंप दिया। मीर कासिम अब शासक बनेगा, नवाब बनेगा बंगाल का। और मीर कासिम को परेशान होकर इसने अपना पद त्यागा था मीर जाफ़र ने, और मीर कासिम यहाँ पर नवाब बनेगा। मीर कासिम 1760 से 63 तक शासक रहा और मीर कासिम बहुत जल्दी समझ गया था कि अंग्रेज जो है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, बंगाल के शासन के लिए भी। लेकिन जैसे ही ये नवाब बना था इसने मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव को जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। मीर कासिम ने स्टार्टिंग में सौंप दिया था ये सब जगह जो है अंग्रेजों को, लेकिन धीरे धीरे समझ गया था कि ये लोग दुष्ट हैं। राजधानी को इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी? तो मीर कासिम ने की थी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में इसको खतरा लगता था कि अंग्रेजों से यहाँ पर खतरा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, जल्द ही इसको एहसास हो गया था कि अंग्रेज जो है सिर्फ शोषण करने के लिए हैं। 3 युद्ध लड़े गए थे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, जो पूछे जा सकते हैं। एक था कटवा का युद्ध जो कि जुलाई 1763 में लड़ा गया था। गिरिया का युद्ध सितंबर 1763 में लड़ा गया था। उदयनाला का युद्ध 1763 में दिसंबर में लड़ा गया था। तो ये 3 युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में छोटे छोटे युद्ध थे। उसके बाद ये जो मीर कासिम है ये कहाँ पे गया? तो ये अवध आ गया था। अवध में जो शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब, उसके पास आया था ये शरण लेने के लिए। शरण लेने के लिए नहीं, एक तरह से मतलब रहने के लिए आया था, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन सही नहीं चल रही थी, तो सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था। और उसी टाइम पे शुजाउद्दौला के पास जो बंगाल का जो हमारा मुगल बादशाह था शाह आलम, वो भी आया था। तो शाह आलम और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और मीर कासिम, तीनों इकट्ठे हो गए थे और एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, जिसमें 3 सेनाएं थीं। पहला था अवध का नवाब शुजाउद्दौला की सेना, दूसरी थी मुगल बादशाह शाह आलम की सेना, इसके अलावा मीर कासिम की सेना जो बंगाल का नवाब था। तीनों को मिला के किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों से लड़े थे ये तीनों मिलके। और उस टाइम पे अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया और तीनों राजाओं की सेनाओं को पराजित कर दिया। उसके बाद इसको एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत कहा जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में किसी तरह का धोखा वगैरह नहीं हुआ था। 3 सेनाएं एक साथ थी, सबको मिला के अंग्रेजों ने हराया था। इस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ होकर निकलते हैं, क्योंकि सबको लग गया कि अब भारत के जितने भी नवाब वगैरह हैं वो सब इनसे जीत नहीं पाएंगे। आगे बात करते हैं, मीर कासिम जो शासक बना रहता है, नवाब बना रहता है, उसको हटा के फिर से मीर जाफ़र को एक बार अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफ़र ही सही था मीर कासिम से। मीर कासिम तो लड़ाई करने लगा, लेकिन मीर जाफ़र ने अपने आप पद त्याग कर दिया था, तो इसीलिए मीर जाफ़र को वापस से गद्दी पर बैठा दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद कुछ ही साल बाद, 1 ही साल के अंदर में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और नजमुद्दौला को अंग्रेज ही नवाब बना देते हैं, जो कि एक कठपुतली नवाब की तरह रहता है। अब 2 संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि और दूसरी संधि। दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 में हुई थी, क्लाइव के बीच में और बादशाह शाह आलम जो मुगल बादशाह था उसके बीच में। तो ये 12 अगस्त याद रखना है। इसमें क्या क्या हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को सौंप दी गई। कितने रुपए के बदले? तो 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिल गई। इसके अलावा कंपनी ने, मतलब जो अंग्रेजी कंपनी थी, उसने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर शाह आलम को दे दिया, जो मुगल बादशाह था।
कड़ा और मानिकपुर अवध से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया था, पहली जो इलाहाबाद की संधि थी उसमें। इसके अलावा नजमुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब तो बन ही गया था अंग्रेजों की तरफ से। आगे बात करते हैं द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये कुछ ही दिन बाद 12 अगस्त को वाली हुई थी, ये वाली 16 अगस्त 1765 को हुई। तो दोनों संधि की डेट याद रखनी है और कौन सी किसके साथ हुई। पहली वाली हुई थी जो मुगल बादशाह के साथ हुई थी, शाह आलम के बीच साथ। दूसरी वाली संधि अवध के नवाब से हुई है, शुजाउद्दौला के साथ। तो कौन सी किससे हुई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में द्वितीय संधि हुई थी इलाहाबाद की, जिसमें नवाब ने कंपनी की जो क्षतिपूर्ति हुई थी, अंग्रेजी कंपनी की जो क्षतिपूर्ति हुई थी लड़ाई करने में, उसके लिए भी इन्हें पैसे देने पड़े। 50 लाख रुपए इन्होंने दिए अवध के नवाब ने। इसके अलावा बनारस और गाजीपुर की जागीर जो राजा बलवंत सिंह की पैतृक जागीर थी, ये बनारस और गाजीपुर की जागीर जो है राजा बलवंत सिंह की थी, उनको वापस से मिल गई थी इनकी जागीर बनारस गाजीपुर की। इसके अलावा नवाब को, अवध के नवाब को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी अपने राज्य में अपने खर्च पर। अंग्रेज कहते थे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे लेकिन मेरी सेना को रखो, ये फोर्सफुली रखाया जा रहा था और सारा खर्चा जो है नवाब यहाँ का देखता, अवध का नवाब। तो इस तरह से द्वितीय संधि किसके साथ हुई, अवध के नवाब के साथ। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, क्विजेज हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।